नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रदेश में बीजेपी सरकार तीसरी बार बनने का रास्ता साफ हो गया। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रोटोकॉल कमेटी बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जबकि इस बार डिप्टी सीएम बनाने से बीजेपी हरियाणा में परहेज कर सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। जानकारी के मुताबिक नायब सैनी को सीएम समेत 12 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। नायब सैनी और नायब कैबिनेट में किसको मिलेगी क्या जिम्मेदारी, ये देखना होगा। तो कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा हरियाणा में और किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? कई नाम ऐसे हैं जिनके टिकट 2014 में काटे गए, 2019 में उनके टिकट काटे गए, 2014 में वो मंत्री रहे। कई नाम ऐसे हैं जो पुराने हैं, दिग्गज हैं, उन पर भी क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? किस तरह का कैबिनेट होगा? तमाम सवाल बरकरार हैं। इन जवाबों का तलाशने के लिए कोशिश करेंगे। मैं सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पाने के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी कर रखी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार में आखिर कौन कौन से नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के अलावा जहां कुछ पुराने चेहरों को शामिल किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कई नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। हरियाणा सरकार में मंत्री बनने वाले सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो वापस जीत कर आए। उनमें महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा शामिल हैं। ऐसे में 2 लोगों का नाम कैबिनेट के लिए तय माना जा रहा है। इसके बाद नाम आता है 2 ऐसे चेहरों का जो 2014 की सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। उन 2 चेहरों में शामिल हैं राव नरबीर सिंह और विपुल गोयल। टिकट न दिए जाने के बावजूद उन्होंने किसी तरह की बगावत नहीं की और पार्टी के साथ बने रहे। ऐसे में इन 2 का नाम भी हरियाणा कैबिनेट के लिए पक्का माना जा रहा है। अब बारी आती है पार्टी के सीनियर नेता अनिल विज की। अनिल विज एक ऐसा नाम है जो कई बार सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी की बात कर चुके हैं। चुनाव से पहले जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त भी उनकी ओर से दावेदारी सामने आ चुकी है। अब ऐसे में नई सरकार में उन्हें क्या भूमिका देनी है, ये आलाकमान ही तय करेगा। इसी तरह हरियाणा कैबिनेट में महिला कोटे की बात करें तो 4 नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। इनमें सावित्री जिंदल, आरती राव, श्रुति चौधरी और कृष्णा गहलावत के नाम शामिल हैं। पार्टी इनमें से किसी एक को मौका दे सकती है। इसी तरह अगर एससी कोटे की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें से किसी को मौका मिल सकता है। इनमें बिमला चौधरी, कृष्णलाल पवार, कृष्ण कुमार और कृष्ण बेदी का नाम शामिल है। इसी तरह हरियाणा सरकार की कैबिनेट में शामिल होने वाले और नामों की बात करें तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी ऐसा नाम है जो कैबिनेट में अपनी जगह बना सकते हैं। इसी तरह इस बार रणदीप गंगवा भी ऐसा नाम है जो इस बार जीत कर आए हैं। बहरहाल हरियाणा विधानसभा में 12 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में 15 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कितने लोग पहले चरण में शपथ लेते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो बम्पर जीत के बाद अब सवाल ये कि कैबिनेट कैसा होगा हरियाणा में। सैनी सरकार का किस तरीके की रणनीति होगी, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, संतुलन किस तरीके का बैठाला जाएगा और संतुष्टि किस किस को होगी। खास नाम अनिल विज का भी है जो नाराज चल रहे थे पार्टी संगठन से। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाराजगी नहीं है, दरकिनार करते रहे, लेकिन उस तरीके से वो एक्टिव नजर नहीं आए। हालांकि इस बार उन्होंने जीत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जरूर दर्ज की है। क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? वरिष्ठ विधायक हैं पार्टी के। ये तमाम सवाल हैं। किस तरीके का कैबिनेट होगा, संतुलन किस तरीके का बनाकर पार्टी रखेगी। देवेंद्र, इस बार कैबिनेट हरियाणा की जो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाएगा उसमें किस तरीके का सैनी सरकार का कैबिनेट हो सकता है? जो नामों की चर्चा हम करते आ रहे हैं उनमें संभावना कितनी, कितने कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए सौरभ, पहली बात तो यह है कि 15 अक्टूबर मंगलवार का दिन, वैसे नतीजे भी मंगलवार को ही आए थे 8 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारियां हो रही हैं।
पंचकुला के पैरेड ग्राउंड में डिप्टी कमिश्नर पंचकुला को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें उन्हें प्रोटोकॉल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। डीसी के अलावा एडीसी हैं, एसडीएम हैं और ऑफिसर्स हैं जो टेक्निकल हैं, बिजली निगम के हैं, शहरी प्राधिकरण के हैं। तो 10 अफसरों की एक कमेटी बनाई गई है जो सारी तैयारियां पूरी करेगी। 15 तारीख को ये शपथ ग्रहण होगा। अभी पहले तो ये था कि 6-7 मंत्री शपथ ले सकते हैं सीएम के साथ, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि करीब 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं नायब सिंह सैनी के अलावा। वैसे 14 मुख्यमंत्री समेत 14 कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। हालांकि एक बार 15 भी रहे, किसी ने हाई कोर्ट में किसी वकील ने डाला था, लेकिन 14 हो सकते हैं। 15 पर आपत्ति की गई थी, लीगल मसला था, लेकिन 14 तक हो सकते हैं। तो 12 मंत्री और एक मुख्यमंत्री 13 हैं। एक लगता है फ्रेम खाली रखा जाएगा जरूरत के हिसाब से। तो 12 और 13 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। 15 तारीख को करीब 50,000 लोगों को पूरे हरियाणा से लोग बुलाए गए हैं जो शामिल होंगे। उन्हें सबसे बड़ी हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी होंगे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आ सकते हैं। हरियाणा के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक चुनकर आए हैं वो, और कुछ इंडस्ट्री से जुड़े बड़े उद्योगपति, व्यापार जगत से जुड़े नेता। तो कुल मिलाकर आम लोगों में भी इसमें जो सामाजिक जीवन में काफी जो सक्रिय है, कुल मिलाकर 50,000 लोगों का इंतजाम किया जा रहा है, उनके बैठने की व्यवस्था हो रही है। अब 12 मंत्री कौन कौन बनाए जा सकते हैं सौरभ? उनमें अनिल विज का नाम है। अनिल विज के अलावा महिपाल ढांडा जो लगातार तीसरी बार जीते हैं, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। मूलचंद शर्मा जो जीत कर आए हैं। उसके अलावा कृष्ण मिड्डा जो जींद से हैं, आरती राव है, कृष्णा गहलावत जो राई से जीत कर आई हैं, विनोद भ्याना का भी नाम चले जो हांसी से तीसरी बार जीते हैं। लेकिन विनोद भ्याना या कृष्ण मिड्डा में से कोई एक, क्योंकि एक अनिल विज को तो रहना ही है, पंजाबी कोटे से 2 बनाए जा सकते हैं। और इसी तरीके से कुल मिलाकर कृष्ण पवार का भी नाम चल रहा है। इसराना विधानसभा सीट पानीपत जिले की है, लेकिन कृष्ण पवार क्योंकि उन्होंने छक्का मारा है, 6ठी बार एंट्री की है विधानसभा में। पिछली बार छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चुनाव हार गए थे 19 में। अब जीते हैं और राज्यसभा में भी हैं, तो राज्यसभा की सीट भी खाली होगी, वो मंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर का पद भी बहुत अहम पद है। रणबीर गंगवा खुद कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, वो स्पीकर नहीं बनना चाहते क्योंकि डिप्टी तो रहे थे। लेकिन स्पीकर पद के लिए 3 नाम सामने आ रहे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड के हों। एक अनिल विज का भी नाम है स्पीकर पद के लिए, हरविंदर कल्याण, और तीसरा मूलचंद शर्मा। ये 3 लोगों में से कोई एक स्पीकर भी बन सकता है। तो सारी उधेड़ बूंद सारा कुछ किया गया। और एक खास बात यह है सौरभ, जब मंत्री बनाए जाएंगे तो ये देखा जाएगा जो एक कास्ट और रीजन, इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाए। हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले और हर जाति को मिले, ताकि लगे कि सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। एक बात यह भी आई है कि जिस जिले से या जिस क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं बन सकेगा वहां चेयरमैन दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, ये एक प्लानिंग हुई है। अब देखना यह कि 15 तारीख को जब शपथ ग्रहण होगा, इन्हीं में से मंत्री बनेंगे और 15 तारीख को कैबिनेट अपना एक लीगल तौर पे, ऑफिशियल तौर पे अपना स्वरूप ले लेगी और उसके बाद तेजी से काम आगे बढ़ेंगे। महेश, इस बार हरियाणा सरकार की कैबिनेट में कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि संतुलन हमने देखा लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से कमबैक किया पार्टी ने, संतुलन बनाया, आंतरिक कुछ झगड़े की छुटपुट मनमुटाव की खबरें भी आती रही, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए पार्टी एक बार फिर से कमबैक किया और मैंडेट जनता के सामने, सबके सामने। क्या वो संतुलन अब मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा? देखिए, यकीनन संतुलन की बात यहाँ पर की जाएगी और नामों पर जिक्र देवेंद्र जी काफी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर संतुलन पर ही मैं जिक्र करने की कोशिश करूंगा। दरअसल यहाँ पर ओबीसी को अच्छी खासी प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ओबीसी खुद मुख्यमंत्री भी है, लेकिन बावजूद इसके ओबीसी को और ज्यादा खुश करने की कोशिश इस कैबिनेट में की जाएगी। मुझे लगता है कि ओबीसी को प्रायोरिटी पर रखने का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट वोटर्स। शेड्यूल कास्ट वोटर्स से एक बड़ी सरकार के एक बड़ा जनादेश बनाने में जो सबसे बड़ी मदद मिली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान एससी वोटर्स का जो झुकाव है कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हुए कि यहाँ पर जो झुकाव है एससी वोटर्स का अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी बेहद सुरक्षित स्थिति में भविष्य की राजनीति भी, जैसा कि बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि एक चुनाव जीतने के साथ ही उसी दिन से
अगले चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ब्राह्मण समाज लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा यादव अगर जाति के लोगों के जिक्र किया जाए तो वो लगातार बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। ब्राह्मण, यादव और उसके अलावा नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के साथ ही जो सैनी वोटर्स है वो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी तादाद कह सकता हूं कि लगभग 1-2% को अगर छोड़ दे तो 95-97% जो सैनी वोटर्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब एससी वोटर्स को भी बीजेपी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, तो मुझे लगता है कि कृष्ण पवार को सबसे बड़ी भूमिका यहां पर दी जाएगी। एससी वोटर्स में कृष्ण पवार प्रायोरिटी इसलिए होंगे कि उन्हें जो है राज्यसभा से हरियाणा की सरकार में लाया गया, विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया, तो उन्हें महज एक एमएलए नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में राज्यसभा का जो एमपी का कद था तो उसी के मुताबिक यहां पर हाई प्रोफाइल जो है कृष्ण पवार को रखा ही जाना है। उन्हें एक महज एमएलए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में यहां जो एससी चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलनी थी, मुझे लगता है कि कृष्ण पवार ही उसकी एक बेहतर जो तस्वीर है वो हो सकते हैं, बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और अनिल विज को लेकर मैं जिक्र करूं तो दरअसल यहां पर हमने एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति देखी थी मनोहर लाल और अनिल विज के बीच में। मनोहर लाल बेहद पारखी जो है राजनेता माने जा रहे थे और बेहद कह सकते हैं कि गंभीरता के साथ राज चलाने का काम वो कर रहे थे। अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच जिस तरह की टकराव और एक तरीके के असंतुलन की जो स्थिति देखने को मिल रही थी, मुझे लगता है कि नई कैबिनेट में बीजेपी ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएगी। अनिल विज को स्पीकर का जो पद है वो ज्यादा सूट करता है, तो ताकि वो राजनीतिक विचारधारा से इतर और एक अलग तरह का जो पद है उन्हें दिया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ अगर पावर शेयरिंग अनिल विज की गई तो जो मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ वो नायब सिंह सैनी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहां एक सीनियरिटी की जहां तक बात आती है, वरिष्ठता की जहां तक बात आती है, तो फिर अनिल विज सब पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि टकराव की कोई स्थिति पैदा ना हो, इसलिए अनिल विज को स्पीकर बनाया जा सकता है। और तमाम जो दूसरे फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट रिलेशनशिप भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभाने का काम करेगी। और सावित्री जिंदल को, हालांकि वो निर्दलीय, उन्होंने समर्थन दिया और सरकार को किसी तरह की समर्थन की जरूरत नहीं है, स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन भविष्य में जिस तरीके से जो है यहां पर केंद्र के स्तर पर अलाइड पार्टीज को जो है सरकार में भागीदारी दी गई थी, उसी तरीके से मुझे लगता है कि यहां पर भी जो है सावित्री जिंदल को कॉर्पोरेट रिलेशनशिप को निभाते हुए, यहां नवीन जिंदल को प्राथमिकता देते हुए ये सावित्री जिंदल का चेहरा जो है वो कैबिनेट में नजर आ सकता है बतौर महिला, बतौर वैश्य चेहरा। तो कह सकते हैं कि ये तमाम जो इक्वेशंस है वो भारतीय जनता पार्टी साधने का काम करेगी। और किसी भी तरह की नायब सिंह सैनी के डगर में कोई भी रास्ते में रोड़ा बढ़े, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यहां पर जो है नायब सिंह सैनी के बेहद नजदीक की कुर्सी अनिल विज को नहीं दी जाएगी। हो सकता है स्पीकर बनाना भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर समझे। बीरेन जी, क्या लग रहा है इस बार? संभावनाओं का हमने जिक्र किया, कई नामों का देवेंद्र ने बताया, महेश ने भी पूरा जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं और जो जातीय संतुलन को साध रही है पार्टी वो भी बताया। लेकिन अब आगे क्या लग रहा है, किस तरीके का कैबिनेट होगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? महिला कोटे से जो 4 नाम है, सावित्री जिंदल, आरती राव, श्रुति चौधरी, कृष्णा गहलावत, इन पर कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? किस पर क्या लग रहा है? देखिए, सावित्री जिंदल को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उसका पार्टी में गलत संदेश जाएगा। जो मतलब भारतीय जनता पार्टी को हरा कर आया और उसको आप बना रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास बहुमत है, जब आपके पास अपने विधायक हैं, तो ऐसा पार्टी ऐसा भी जोखिम नहीं लेगी, ना इस तरह का निर्णय करेगी। और देखिए पार्टी को जातिगत संतुलन के हिसाब से भौगोलिक जो संतुलन है वो भी बनाए रखना है। देखिए जीटी रोड बेल्ट पर करनाल संसदीय क्षेत्र में 9 सीटें आई हैं, 9 की 9 आई हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि करनाल के लिए। अहिरवाल की 11 में से 10 आई हैं, फरीदाबाद की 7 सीटें आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये भौगोलिक संतुलन भी बनाना है। ये बात ठीक है कि अनिल विज जी के साथ एक समस्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहेगी कि जो मंत्रिमंडल बने नौसिखिया हो, उसकी छवि ऐसी हो। तो ये बात ठीक है कि अनिल विज जी 7वीं बार विधायक बने, रघबीर कादियान और अनिल विज प्रो स्पीकर होंगे, वो विधायकों को शपथ दिलाने का काम तो कर सकते हैं। लेकिन अनिल विज को स्पीकर बनाने में कई तरह की बाधाएं हैं, बाधाएं उनके व्यवहार को लेकर भी हैं, क्योंकि इसमें बड़ा संयत व्यवहार चाहिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी
जो है ऐसे किसी व्यक्ति को बनाएगी। देखिए स्पीकर तो कोई नहीं बनना चाहता, ये बात बड़ी स्पष्ट है, लेकिन अब पार्टी रणवीर गंगवा को बनाएगी या कृष्ण बेदी को बनाएगी या मूलचंद शर्मा को। देखिए इसमें कोई आरएसएस के बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए मूलचंद शर्मा तो इंडियन नेशनल लोकदल से आए हुए हैं, रणवीर गंगवा भी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, और अब तो संघ की पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्यमंत्री होता है वो संघ की पृष्ठभूमि का होता है, एक साधारण मान्यता है। स्पीकर के लिए ऐसा कोई मापदंड है ही नहीं, क्योंकि अब सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जातिगत के साथ साथ जो भौगोलिक संतुलन है वो पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या है। और देखिए जाट समाज को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ना है, किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा नहीं कर सकते। देखिए कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि जाट समाज वर्सेस जो 35 बिरादरी है वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बने। देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जाट समाज को साथ लेकर चलना है, नहीं तो हरियाणा के अंदर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जातिगत विद्वेष हो सकता है। अतीत का उदाहरण हमारे सामने। तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। तो किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा नहीं करेगी, ये बात बड़ी स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी एक अगर वर्ग का कैबिनेट मंत्री बनाएगी तो उसी वर्ग से किसी को राज्य मंत्री बनाएगी। तो मतलब ये है कि जातिगत संतुलन के साथ साथ भौगोलिक संतुलन भी जरूरी है। अंबाला जिले में एक सीट आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए अनिल विज वैसे भी पुख्त दावा बनते हैं। ये बात ठीक है कि अनिल विज के मंत्री बनने से कईयों को परेशानी हो सकती है, मुख्यमंत्री स्तर पर भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन पार्टी को यह भी देखना है कि मंत्रिमंडल भी दिखाई दे, मंत्रिमंडल का अस्तित्व भी दिखाई दे। तो मतलब एक नौसिखिया मंत्रिमंडल भी ना बने, अनुभवी लोग भी हों और युवा लोग भी हों, अनुभव भी हो, जोश भी हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, अब वो गुरु द्रोण की भूमिका में हैं। देखिए उनकी, क्योंकि अब कई लोगों को जो बात का आभास है कि नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाने में मनोहर लाल जी की भूमिका रही है, अब कई मंत्रियों को भी बनाने में उनकी भूमिका मुख्य रहने वाली है। इसलिए सभी जो विधायक हैं वो जीतने के बाद दिल्ली में उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सबको उनका महत्व पता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी उन पर बहुत विश्वास करता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का गठन का क्या स्वरूप होगा, इस पर लंबा विचार विमर्श होगा। तो ऐसे बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई हवा में गठित कर देगी। मैंने कल भी कहा था कि 2029 के चुनाव का जो स्वरूप होगा उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का गठन करेगी। देवेंद्र, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने जिक्र किया कि अनिल विज को अगर मंत्रिमंडल दिया जाता है, मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है और कुछ विभाग दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने बीते दौर में देखा कि नायब सैनी खुद पहुंचे थे उनके आवास पर उनको मनाने के लिए और कहा था कि नाराजगी नहीं है, अनिल विज नाराज नहीं है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का पद उनको मिलता है, कुछ जिम्मेदारी देती है पार्टी, तो संतुलन बना लेंगे नायब सैनी, ऐसा नजर आता है। देखिए सौरभ, एक आपको रोचक बात बताता हूं। 2014 में जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, अनिल विज का ये शुरू में ही जब उनको शपथ 5वें नंबर पर दिलाई गई थी, उनका ये गिला था कि मैं तो सीनियर हूं, मनोहर लाल जी तो पहली बार के विधायक है, मैं 5वीं बार बना हूं। तब 5वीं बार बने थे, अब 7वीं बार बने हैं। उन्होंने ये पब्लिकली मतलब मीडिया के सामने कहा था मैं तो सीनियर हूं। उसके बाद उनका आपसी तनाव, टकराव शुरू हुआ। और आपको ये बता दूं, बहुत रोचक बात है जो कम लोगों को पता होगी। दरअसल नायब सिंह सैनी का मनोहर लाल जी से पुराना संगठन में जब काम करते थे तब ताल्लुक रहा है। जब अनिल विज मनोहर लाल जी को टीका टिप्पणी करने लगे, कुछ बात करने लगे कि मैं सीनियर हूं, मनोहर लाल जी तो पहली दफा विधायक बने, मैं 5वीं बार बनाऊं, मतलब वो ये कहना चाह रही थी डायरेक्टली कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, लेकिन मेरी अनदेखी हुई। उसके बाद जब ये आपसी तनाव और टकराव बढ़ा तो मनोहर लाल ने क्या किया, नायब सिंह सैनी को नारायणगढ़, जो अंबाला जिले में है, नारायणगढ़ से चुनाव लड़वा दिया। उसके बाद उनको मंत्री बना दिया उसी जिले से जहां अनिल विज मंत्री थे अंबाला में। पहले उनकी मोनोपोली थी कि एक मंत्री अनिल विज तूती बोलती थी, लेकिन मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़वाया विधानसभा का, फिर मंत्री बना दिया। पहले हो गया 2014 में आपसी होता रहा, 2019 में फिर सांसद बनवाया, कुरुक्षेत्र से टिकट दिया लोकसभा का, फिर वो सांसद बन गए। सांसद के बाद जब रिप्लेस किया गया, इनको मनोहर लाल जी को रिप्लेस किया जा रहा था, तो उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया नायब सिंह सैनी को। मनोहर लाल जी का शायद आशीर्वाद भी था कि जब वो हट ही रहे थे तो चलो अपने किसी खास को नायब सैनी को बनवा दे, और 4 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष से उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया गया। तो नायब सिंह सैनी आज जहां है वो बड़े कृतज्ञ महसूस करते हैं कि मनोहर लाल जी की वजह से हूं। क्योंकि आप देखिए
चुनाव लड़ना, मंत्री बनना, सांसद बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना और मुख्यमंत्री बन जाना, ये सारा फटाफट हुआ है। तो ये सब मनोहर लाल जी की भी इसका आशीर्वाद रहा है। दूसरी बात, अगर अनिल विज को अगर लेते हैं तो देखिए उनका स्वभाव है, हालांकि मन से सच्चे हैं वो, जो कुछ चाहे बोल देते हैं, मतलब उसका ये नहीं देते क्या इफेक्ट। ठीक है, देखना होगा देवेंद्र जी आगे अगर अनिल विज, चूंकि स्पीकर का काम विधानसभा को चलाना है, अगर अनिल विज स्पीकर बनाए जाते हैं तो उनकी शर्म को, उनके सीनियोरिटी का ध्यान रखेंगे विधायक, मतलब शांति रहेगी मेरे को लगता है। ठीक है, विधानसभा में तो एक ये भी होगा कि मंत्रिमंडल में नहीं होंगे तो अपना काम करेंगे कि जज के तौर पर रहेंगे विधानसभा में, और विधायक और मंत्री जो शोर शराबा तू तड़ाक समीकरण क्या बनते हैं देवेंद्र, ये चेक देखना लगेगा अगर अनिल विज स्पीकर बनते हैं। महेश, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, संभावना कितनों की नजर आ रही है, और डिप्टी सीएम से पार्टी परहेज करती नजर आ रही है, ये भी खबरें हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात भी भारतीय जनता पार्टी से ही निकलकर सामने आई थी कि डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, और अब परहेज का जिक्र भी बीजेपी से ही आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर प्लेसमेंट की बात की जा रही है, प्लेसमेंट दरअसल आरती राव को लेकर है, और ये बात इसीलिए शुरू की गई थी कि डेप्यूटी सीएम बनाने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री होने का एक तरीके से जो दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होने का जो दावा है, एक तरीके से वो सामने रख चुके थे। वो हर बार ये कह रहे थे कि मनोहर 1 भी हमने बनाया, मनोहर 2 भी हमने बनाया, और नायब सैनी 1 भी हमने बनाया। यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार भी दक्षिण हरियाणा की वजह से ही बनने जा रही है। लेकिन वो जो भागीदारी सत्ता में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, और इसी वजह से चूंकि सीएम तो नहीं बनाया जा सकता, नायब सिंह सैनी को बनाया जा चुका है, लेकिन उस सीएम शब्द के साथ यहां पर डेप्यूटी सीएम लगाकर आरती राव को अगर प्लेसमेंट दे दिया जाए तो दक्षिण हरियाणा को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किया जा सकता है। बीजेपी के लोगों को तय करना है कि दक्षिण हरियाणा को प्लेसमेंट किस तरीके से देनी है, वो सीएम शब्द यहां पर दक्षिण हरियाणा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को तय करना है। भविष्य की राजनीति यानी 2029 के चुनाव का अभी से अगर जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो 2029 में दक्षिण हरियाणा पहले की तरह यहां बीजेपी के साथ खड़ा रहे, उसके लिए और ज्यादा भागीदारी की बात चलेगी। और आरती राव चूंकि महिला भी हैं, दक्षिण हरियाणा को रिप्रेजेंट भी करेंगे, और यहां राव इंद्रजीत को सेटिस्फाई भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत अब नहीं तो देर सवेर फिर पड़ेगी, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों की जरूरत पड़ेगी, और 1 2 3 विधायकों के लिए जो स्पेस है वो रखा जाएगा, ताकि अगर बाद में किसी तरह की एडजस्टमेंट या प्लेसमेंट की जरूरत हो तो उसके लिए विकल्प बना रहे, और बाकी लोग भी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते रहे। क्योंकि अगर 1 2 3 सीटों को खाली रखा जाता है तो फिर उसका फायदा भी मिलता है, बाकी तमाम लोग उसी कतार में खड़े रहते हैं, और कह सकते हैं कि अनुशासन फिर बना रहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 12 के करीब ही जो अधिकतम संख्या वो रखी जाएगी। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा शॉर्ट में, सर समय थोड़ा कम है। देखिए, अनिल विज के भाग्य का फैसला प्रदेश इकाई के लोग नहीं करेंगे, ये केंद्रीय स्तर पर होगा। उसका कारण है क्योंकि वो 1991 में विधायक बन गए थे, उसके अलावा उनके वरिष्ठ विधायक कोई नहीं है, और कांग्रेस के अंदर भी जो है वो उस समय रघुवीर कादियान है, वो भी 7 बार के विधायक हैं। तो सदन के अंदर है अनिल विज से वरिष्ठ कोई नहीं है, तो उनके भाग्य का फैसला तो केंद्रीय हाईकमान करेगा, पार्टी अध्यक्ष करेंगे, अमित शाह करेंगे, मोदी जी करेंगे। तो इसके अलावा जो बाकी हैं वो प्रदेश स्तर का सुझाव हो सकता है, उनको फैसला हाईकमान को तो विश्वास में लिया जाएगा, लेकिन सुझाव जो होगा प्रदेश इकाई का होगा। तो कुल मिला के जो है क्षेत्रवार जो संतुलन बनाना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्षेत्रवार जो है कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाता है, कि करनाल संसदीय क्षेत्र से 2 मंत्री होंगे, ये बात बड़ी निश्चित है। बिल्कुल, आगे की रणनीति और राजनीति की दिशा और दशा मंत्रिमंडल का गठन जो है वो तय करेगा, कैबिनेट में किसको क्या जगह मिलती है, जिम्मेदारी दी जाती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें नायब कैबिनेट में किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।